हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किसकी। आपके जितने भी एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं उसकी हमने बात करी। अभी हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। आई थिंक हमारी एक चीज़ छूट गई थी, वही था कोagulation ऑफ ब्लड, जिसमें हमें समझना था कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है ब्लड की कोagulation में। मतलब ब्लड को जब आप कट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ब्लड को रोकने में, जो आपके बॉडी से जो बाहर निकल रहा है ब्लड, उसको रोकने में कौन हेल्प करता है। तो आपका कौन आएगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ऐसा प्रोटीन है इसमें थ्रोम्बिन मिलकर आपको बनाता है फाइब्रिन। प्रोथ्रोम्बिन से बनता है आपका थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेंस के मतलब मिलकर बनाता है फाइब्रिन। और ये हेल्प क्या कर रहा है आपकी ब्लड की कोagulation में। इसी के अलावा कैल्शियम का भी स्पेशल रोल होता है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहा है, वो क्वेश्चन है जो मैंने कल ही पढ़ा है आपको लास्ट वीडियो में, कि ऐसा कौन सा हमारा एंटी कोagulation एजेंट है जो कि हम हमारे ब्लड में मिलाते हैं, ऐसे ब्लड में जिसके अंदर क्या, हमारे ब्लड डोनेशन में जो ब्लड यूज होने वाला है उसके अंदर। आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट और ऑक्जेलेट, है ना। सोडियम, पोटेशियम सिट्रेट और कौन सा था, ऑक्जेलेट। तो आगे चलते हैं, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट का ये डायग्राम दिख रहा है, इसको हम समझते हैं सिंपल और डायग्राम से। सिंपल डायग्राम कैसे हो सकता है सर, समझते हैं। यहाँ पे ये दिल है कि मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। ये मैंने सिंपल दिल बनाया है। अब आप बोलोगे सर हमारा हार्ट तो ऐसा है नहीं। सब्र करो, ठहर जाओ। तो देखो ये दिल दिख रहा है आपको, इस दिल में एक चैम्बर ही है, दो चैम्बर ही है। ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ, एक चैम्बर ही, एक चैम्बर ही है। 4 चैम्बर हार्ट है भैया अपना। यहाँ पे आता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वीना कावा से। ये प्लेस होती है वीना कावा, दिखी ना, कोई वीना कावा है। वीना कावा से, एंड देन वीना कावा से आकर आपका जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट, ये आप कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में आता है। एंड देन राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में। एंड देन राइट वेंट्रिकल से जाएगा आपका कहाँ पे, ये ब्लड जाएगा आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। एंड देन ऑक्सीजन कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ये भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है ना, ये ऐसे सिंपल मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एंड देन वेन्स, फिर ये क्या करेगा, ये पंप करेगा। एंड देन पंप कर कर आपकी पूरी बॉडी में, आपकी कहाँ जाएगा, आपके लीवर में जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, आपकी किडनी में जाएगा। ध्यान रखिएगा एक बात, कि आपके हार्ट में आर्टरी और वेन का रोल थोड़ा अलग है, और बाकी जब आपकी बॉडी पार्ट्स की बात आती है तब आर्टरी और वेन का वर्क अलग है। आर्टरी क्या करती है, आपकी जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो हार्ट जो होता है ना, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ना, वो आपके लंग्स तक जाने का काम जो हो रहा है ना, उसमें आर्टरी का रोल होगा। और जब लंग्स से आपके वापस हार्ट में आएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो उसमें वेन का काम होगा। परंतु जब बाकी बॉडी पार्ट की बात आएगी, जब हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है लंग्स के अलावा, तब वापस से आपके ये कहाँ जा रहा है, ये आपके लीवर में जा रहा है। तो वो आपकी कौन होगी, ये काम करेगी आपकी आर्टरी। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का काम करेगी आपका वेन। समझ रहे हो, कंपेयर करना ध्यान आएगा। अब आता है चैम्बर ऑफ हार्ट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें ये है कि देखो चैम्बर सबको पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक को हम ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को समझा दिया है मैंने। चलिए डायग्राम क्या है, जो बात मैं आपको अभी कह रहा था ना, वो इस डायग्राम में क्या रखी है। ये आपका हार्ट है, पैन नहीं दिख रहा ना। तो ये आपका हार्ट है। इस हार्ट में फर्स्ट चैम्बर ही, सेकंड चैम्बर ही, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। ठीक है। राइट एट्रियम में आता है ब्लड। ब्लड का ऐसा आ रहा है,
वीना कावा से मैंने आपको बताया था वो लाइन। एंड देन वीना कावा में आग किसके थ्रू रहा है, विंस के थ्रू। तो जब बॉडी से आपकी हार्ट में जाएगा तब वीन क्या काम करेगी, आपका जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें आपको बोलते हैं हम, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो ले जाना काम कौन करेगी, आपके वेन। परंतु जब हार्ट से लंग्स और लंग्स से फिर हार्ट में आ रहा है, इस वाले केस में लंग्स जहाँ आ जाएगा ना, उस केस में आपकी वेन क्या करेगी, प्योर ब्लड लेकर आती है, प्योर ब्लड। यहाँ अपोजिट काम करेगी, यहाँ अपोजिट काम करेगी। सेकेंड चीज़ जो है कन्फ्यूजिंग है मानता हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो लेकर आ रहा है लीवर से आपकी बॉडी में, आपके सॉरी लीवर से आपके हार्ट में लेकर जा रही है, तो इम्प्योर ब्लड है, ये ब्लू कलर का इम्प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा हुआ है यहाँ पे। इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूँ, तो कौन लेकर जा रही है, आपकी वेन लेकर जा रही है। किडनी से कौन ऊपर लेकर जा रही है, आपके आपके हार्ट में, वेन लेकर जा रही है। परंतु आपके हार्ट से लेकर आने वाला कौन है, ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी आ रही है। तो मतलब प्योर ब्लड कौन ला रहा है आपकी पूरी बॉडी में, हार्ट से बॉडी में कैसे आ रहा है, आपके आर्टरी से आ रहा है, और यहाँ पर प्योर आ रहा है ना। परंतु जब मैं केस बात करता हूँ, केस बात कर रहा हूँ किसकी सर, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जब आपके हार्ट से, ये आपका हार्ट है, और हार्ट से जब आपके लंग्स में जा रहा है, तब आपका क्या हो रहा है, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, ये है आपकी आर्टरी। देखिए यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू जा रहा है, पर यहाँ पर इस केस में तो प्योर ब्लड, मतलब ये इम्प्योर ब्लड जा रहा है यहाँ पे, और आर्टरी तो प्योर ब्लड भेजती है जब बॉडी से हार्ट में जाता है, बट यहाँ पर हार्ट से कहीं और जा रहा है। तो जहाँ से हार्ट से जा रहा है काय में, लंग्स में, तो आपका क्या बोलोगे आप इसको, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। वहीं अगर पल्मोनरी वेन आती है तो लंग्स से जब आपके हार्ट में आता है तो इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। तो जो मैं समझाना चाह रहा था ये था कि जब हार्ट से लंग्स में जाएगा तो आर्टरी और वेन्स का फंक्शन ये होगा कि वेन जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब प्योर ब्लड छोड़ेगी, मतलब आप ट्रांसफ़र करने का काम करेगी लंग्स से आपके हार्ट में। और वहीं आर्टरी जो है, आर्टरी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है आपके हार्ट से लंग्स में। वहीं ये केस जब आता है बॉडी के अंदर जा रहा है पूरा ब्लड, जब पूरी बॉडी में फैलाना है उसको, तो हार्ट से अगर पूरी बॉडी में जाएगा तो कौन देगा, आपका आर्टरी देगी। बस इतना ध्यान रखो, आपका हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है लंग्स को छोड़कर, तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड देगी, और वेन जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी वापस आपकी पूरी बॉडी से। इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आता है ये चैम्बर समझने के लिए। अब देखो चैम्बर समझने के लिए ना कहानी बताऊंगा आपको। कहानी नहीं, एक चीज़ है, देखो जैसे कि डायग्राम बनाता हूँ। जो पानी में रहता है, एक एक जना है जो पानी में रहता है, ठीक है। एक जना है जो कि लैंड पे रहता है, ग्रास है ना, लैंड। और एक जना है जो बादलों में उड़ता है। तो जो लैंड, जो आपकी वाटर में रहता है ना, उसमें कितने चैम्बर, आप जो वाटर में रहने वाला इंसान दिख रहा है ना आपको, उसमें 2 चैम्बर मिलेगा। और जो लैंड पर चलने लग गए उनमें आपको 3 चैम्बर मिलेगा। एक्सेप्शन मैमल्स, और आपका कौन, क्रोकोडाइल्स, इनको एक्सेप्शन ले लो। बाकी जो हवा में उड़ते हैं उनमें आपको 4 चैम्बर मिलेगा। तो 4 चैम्बर किसमें मिलेगा, जो हवा में उड़ते हैं, या फिर जो कि आपके मैमल्स और क्रोकोडाइल इनको छोड़कर बाकी सब में आपके 3 चैम्बर और 2 चैम्बर होंगे। तो पानी में कौन तैरता है, मछलियाँ हैं, तो मछलियों में 2 चैम्बर मिलेगा। लैंड पे कौन रहता है, आपके एम्फीबिया रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर मिलेगा। अब बोलोगे हम भी तो रहते हैं, हम मैमल्स भी तो रहते हैं, और मैमल्स का मैंने एक्सेप्शन डाल दिया यहाँ पे, और क्रोकोडाइल्स के अंदर भी क्रोकोडाइल मैमल्स एक्सेप्शन है। और 4 चैम्बर बर्ड्स में होता है, ठीक है। ये चैम्बर बना रखे हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। और डायग्राम बहुत आसान है, यही है। ट्राइकैप्सूड वॉल होता है, माइट्रा वॉल होता है। ये वॉल्व काम क्या करता है, आपके वो लुप के आ जाते हैं ना, उसके थ्रू आती है। प्रोसेस एक बार हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी लाइन्स यहाँ पे मैंने लिखी, बहुत मतलब प्रिसाइज, बिल्कुल ज़्यादा साइज नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल के नोट्स में डाल रखे हैं मैंने।
तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है एंटर फ्रॉम राइट एट्रियम फ्रॉम द वीना कावा। ये वीना कावा स्ट्रक्चर है, वीना कावा से आपके राइट एट्रियम में आएगा एंड ब्लड मूव्स इनटू राइट वेंट्रिकल, ये नीचे वाले वेंट्रिकल से। फिर यहाँ से पंप होकर कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ये वाली बात लिखी होगी ना, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से आपके कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ भेज रही है, लंग्स में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो लंग्स, अब देन लंग्स से आपकी पल्मोनरी वेन्स जो है वो कहाँ लेकर आ जाएगी, आपके आ जाएगी आपकी वापस आपकी आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी ओटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा ब्लड। यही पूरा के पूरा आपका एक जो प्रोसेस है वो होती है ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस। आई थिंक कि आपने समझ लिया होगा। एंड मुझे लगता है यार अब मैंने शायद तक इस वीडियो को अपलोड नहीं करा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा वो अपलोड कर दूँगा। ये वाली शायद तक वीडियो कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आई थी, तो ये वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई है। चलिए, रूल्स पूछता है तो रूल्स मैंने आपको बता दिए। वीना कावा से ब्लड अंदर आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके बॉडी में आता है, बॉडी से आपके हार्ट में आता है वीना कावा से। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जा रही है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। पल्मोनरी वीन्स आपके लंग्स से आपके हार्ट में ला रही है। ऑर्टा के अंदर से आपके ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है फ्रॉम द हार्ट अराउंड द बॉडी, मतलब जाने का काम कर रहा है ऑर्टा से। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑर्टा क्या है शायद तक डायग्राम में आपको बताया नहीं होगा। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 चैम्बर है। तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड अब बाहर जाएगा ना पूरी बॉडी में, तो जिसके थ्रू निकल रहा है वो है आपका ऑर्टा। हेपेटिक आर्टरी आपके लीवर से रिलेटेड है। हेपेटिक शब्द जो है ना आपके ध्यान रखिए कि इन चीज़ें आपकी लीवर के लिए जाने वाली, लीवर से निकलने वाली के लिए बोलते हैं हेपेटिक वीन, और जो उसमें जा रही है वो बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। ऐसे ही आपके है रेनल आर्टरी और रेनल वीन, ये भी आपके इससे संबंधित है, किससे, आपकी किडनी से। आई थिंक मैंने एक चीज़ समझाई होगी आपको। ये वाली स्ट्रक्चर तो ये वो वाली चीज़ है भैया, पल्मोनरी आर्टरी से। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो बात, अब आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आएगा। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड ऊपर जा रहा था सर, मान लिया ब्लड जब ऊपर जा रहा था लंग्स में, तो लंग्स में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली एब्जॉर्ब कर रही थी एंड देन ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफ़र कर रही थी, आपकी पल्मोनरी वीन्स में। जो ये ब्लड है ना उसमें ट्रांसफ़र कर रही थी, और ट्रांसफ़र किससे हो रहा था, ट्रांसफ़र किसके अंदर हो रहा था, तो पल्मोनरी वीन में। तो यहाँ पर जब ब्लड आता है तो कौन के थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर जो इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर आपके ऑक्सीजन उसमें डाल देती है, इससे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो पाता है। और ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो रहा है, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन कहाँ जा रही है आपकी, ये जो है आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, है ना, एंड देन फिर आपकी पूरी बॉडी में जाएगी। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आई होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी चीज़ें। अब इसमें 2 वाल्व हैं, एक तो साइनोएट्रियल नोड है, दो नोड, साइनोएट्रियल नोड, और एक होती है आपकी एट्रियोवेंट्रियल नोड। ये वाले जो नोड्स की बात कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन से ज़्यादा वैसे काम की बनती है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। कहाँ से साइड में प्रेजेंट होती है, ये दोनों प्रेजेंट होती है आपके राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। हार्ट जो होता है कार्डियक मसल से बना होता है, ये हमको पता है, इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट की स्टडी को कहा जाता है। और इसके जो डॉक्टर जो हार्ट की डिजीज़ को से ट्रीट करते हैं, हार्ट की डिजीज़ को, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी आपको, है ना। आगे चलते हैं जी। इधर एक चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ क्या है सर, कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। एट्रियम, एट्रियम होना चाहिए, एट्रियम, है ना। वैसे एट्रिया एक सिंगल के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे एट्रियम। तो सॉरी, एट्रिया जो है प्लूरल का है, एट्रियम का प्लूरल है एट्रियम। तो वेंट्रिकल्स जो है वो थिकर होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड को जो आपके पंप करने का काम है वो वेंट्रिकल्स का होता है, तो इसलिए ज़्यादा थिकर होती है। अगर थिन होगी तो फट जाएगी, इसलिए प्रेशर को झेलने के लिए जो थिक बनाया नहीं होती है। नर्वस सिस्टम एक बार देखो कितने हमारी कितनी और स्लाइड्स हैं।
141 पे हम पहुंच जाएंगे। नहीं, एक सेकंड, ये मान लीजिए 136 पे है, तो और लास्ट इसके बाद क्या क्या बचा है अभी अपना। थोड़ा बहुत है, आज ख़त्म कर दे बायो को, आप बोलो तो ख़त्म ही कर देते आज बायो को। तो एक बीच में 2 मिनट का ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो तो अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, एंड नर्वस सिस्टम के बाद ब्रेक लेंगे हम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो नर्वस सिस्टम आपकी जो बॉडी है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये आपका हाथ है, इस हाथ पर अगर मैं एक मैच स्टिक जलाता हूँ, माचिस, और ये जलाकर इसके नीचे ले जाता हूँ, तो हाथ आप दूर करोगे या फिर उसके ऊपर आराम से रखे रहने दोगे? तो आप एकदम से हटाओगे, जल गया, ऐसा करोगे ना। रीज़न क्या है सर? क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन जो है वो ट्रांसफ़र करे मैसेज। पहले आपके हाथ ने मैसेज भेजा कि कुछ चल रहा है, तभी फिर एक्टिवली आपके ब्रेन ने फिर मैसेज भेजा, भाई हाथ हटाओ, तो आपके क्विक रिस्पॉन्स दिया। इसको, जो ये जितनी प्रोसेस हुई है ना, ये आपका क्या दिखाता है? कॉन्शियसनेस को दिखाता है। कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में, इसको रिफ्लेक्सिव एक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं साइंस की भाषा में। मैं ये कुछ टाइम याद करता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, यही होता है कि आप एकदम से हाथ हटा रहे हो, वही आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो नर्वस सिस्टम का बहुत मेजर रोल है कि आपकी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस, उसके पीछे नर्वस सिस्टम का हाथ है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं जिससे अभी हम बात कर लेंगे। एक होता है सेंट्रल नर्वस न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात करते हैं। मतलब जो आपका ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड इसमें अटैच है ना, स्पाइनल कोड क्या है आपकी पीछे वाली नोटोकोड से जो आपकी स्पाइनल कोड वगैरह बनी है, तो स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी है, इसके बाद अगर इन दोनों की हम बात करेंगे तो आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम आएगा। बट पेरिफेरल में क्या आएगा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जो है ही, प्लस जितनी भी नर्व सिस्टम आपकी पूरी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग करा रही है, चाहे से वो हाथ पैर डिफरेंट पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जो जा रहे हैं ना, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में कौन होती है? ब्रेन और स्पाइनल कोड काम आती है। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आपकी ऑल नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर 2 होते हैं, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। समझेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखो क्या होता है, ट्रांसमिट इम्पल्स, मतलब जो मैसेज है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स पे जाएगा। ठीक है, केवल जो मसल्स वगैरह उसके लिए, बट सीएनएस के थ्रू। यहाँ पर पेरिफेरल में क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्टरी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो अपने और मतलब उनमें फंक्शन जो होंगे ना, मतलब आपके मैसेज जाएगा वो पूरी ऑर्गन्स में जाएगा। तो ये आपका मेन है। इस डायग्राम से समझना और इजी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, ब्रेन जो है आपको दिख रहा है, ब्रेन के यहाँ पे सेरिब्रम, सेरिबलम है ना, ये और स्पाइनल कोड ही लिखा हुआ है ना। तो जो यहाँ पे और इसका ये रोल है, ये कौन है भाई? ये कौन सा सिस्टम है? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल है इसका भैया, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी 2 सेल्स हैं, कमेंट में करके बताना मुझे, जो कि जी नॉट फेज में जाती है? जी नॉट, आपको याद है जी नॉट की मैंने बात करी थी? जी नॉट फेज। ऐसी कौन सी स्टेज है, सेल्स हैं जो कि जी नॉट फेज में जाती है, जो कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, परंतु वो डिवाइड नहीं होती है? जल्दी से बताइएगा, आंसर मिल जाएगा आपको उसके बाद में, थोड़ी देर वीडियो के मैं जब पढ़ाते जाऊँगा बीच में बता भी दूँगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही स्ट्रक्चर, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होती है ना,
उसमें आप देख पाओगे इसको स्ट्रक्चर। आप यहाँ देखो, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जा रही है ना, सब अंदर ही अंदर आपकी पूरी बॉडी जो है इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर होने वाला है, तो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है। ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को शो कर रहे हैं। कहाँ जा रही है, आपकी इन्वॉल्टरी ऑर्गन्स में जा रही है। और जो अंदर जो इसके बाहर बाहर का जो है ना, ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, पिंक कलर का। पर जो इसके अंदर जो जा रही है ना मैसेज को, कहाँ पर, ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए, ये कहाँ जाएगी, ऑर्गन तक जाएगी। तो ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए काम कहलाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जाएगी। तो आई थिंक इस डायग्राम, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये डायग्राम बना मैं ये देख रहा कि डायग्राम वो वाला डायग्राम का है। तो ये डायग्राम आप देखो, देखो ये ब्लू कलर वाली जो दिख रही है, पिंक कलर की जो आपको दिख रही है, ये पिंक कलर वाला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। कौन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। दिख रहा है आपको, हाईलाइटर यूज करना अच्छा है। ये वाला, ये वाला है ना, ये मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, ये भी नहीं समझ में आया आपको। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मेरे को, मैं आपको पता है क्या चाहता हूँ क्या, थोड़ा सा आपकी इजी हो जाए। जूम नहीं हो रहा, जूम भी नहीं हो रहा, मेरे लास्ट वाले लैपटॉप में तो वो जूम हो जाता। हाईलाइटर का कलर चेंज करते हैं, कलर रखते हैं, ये कलर रखता हूँ उसका, ये वाला देखो, ये देखो स्ट्रक्चर देखिए ना, ब्रेन और ये पूरा आपकी जो बॉडी के बीच की स्ट्रक्चर है, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जितनी भी आपकी दिख रही है, ये पीले पीले से आ रही है ना, ये जो पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जा रही है, ये क्या कहलाएगी, ये आपकी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी चीज़ को आपने कितना आसानी से डायग्राम के थ्रू समझ लिया। इस डायग्राम की महत्व आप समझते हो सर, ये आपको 4 नंबर दिला रही है। कितने नंबर दिला रही है आपको, 4 नंबर। कैसे सर, ये देखो ना, सर देखो ना, ये इसके और इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके और इसकी। बाकी ये जो निकल रही नहीं पेरिफेरल, और वो कन्फ्यूज नहीं होगा आपको, जब पता चल जाएगा कि ऑर्गन का नाम आ जाएगा कि ऑर्गन के अंदर जाने वाली बात आ रही है, तो आप बोलोगे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। बट अगर आपके स्पाइनल कोड और ब्रेन का नाम आएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई होगी चीज़, मज़ा आ गया होगा। अब आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन, हाँ, तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, कैसे कौन सी सेल है जो जीनोड फेज में होती है। तो इसके 2 एग्जांपल्स हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलती हैं। एडल्ट्स में इसको देखने को मिलेगा आपको, एडल्ट्स की बात करूँगा मैं। एडल्ट्स में एक तो हार्ट सेल होती है, एक होती है आपकी न्यूरॉन सेल। ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, बिल्कुल होती है, बॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, बट ये क्या करती है, डिवाइड नहीं होती। सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, 2 मिनट। हाँ, बहुत आवाज़ कर रही है ट्रेन। जी, अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में देखो इम्पॉर्टेंट तो ये क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने का, मैं आपको समझाने को तो समझा दूँ, लेकिन इतना कुछ काम का इसमें से आता नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि देखो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो डेंड्राइट्स नाम याद होना चाहिए, एक आपकी एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, इसी से आपकी दूसरी डेंड्राइट्स अटैच होते हैं, अंदर आपका न्यूरॉन सा एक न्यूरॉन जुड़ा है, फिर उसके पीछे डेंड्राइट्स के पीछे एक एक्सोन के अंदर डेंड्राइट्स और जुड़कर आपका दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाएगा, एंड देन फिर आपका तीसरा न्यूरॉन जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी एक लंबी सी सेल बन जाती है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ना ह्यूमन बॉडी की, वो आपकी कौन होती है, आपके न्यूरॉन होता है। इसमें एक बेस टाइप का न्यूक्लियस हम कहते हैं, सेल बॉडी इसको कह सकते हैं, वो मिलता है एक्सोन। एक्सोन होता क्या है, एक्सोन टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर एक माइलिन शीट, देखो यहाँ नाम है ना माइलिन शीट, ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ये आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर देती है। तो एक्सोन किसका पार्ट है, न्यूरॉन का। आपके डेंड्राइट किसका पार्ट है, न्यूरॉन का। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और एंड बल्स, इसलिए बल्स भी प्रेजेंट होता है ना, बल्स। ये करते हैं केमिकल मैसेज वगैरह को भी ट्रांसफर करने का काम करता है। अब आता है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर।
ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन ब्रेन की फंक्शंस क्या है? एक तो उसको कि भाई इंसान अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकता है, वो बॉडी बैलेंसिंग में बहुत बड़ा रोल है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेन का भी काम में बहुत हेल्प करता है आपका ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर के पहले हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले सैरिबेलम, स्ट्रक्चर ही सैरिबेलम। सैरिब्रम ऊपर वाला पार्ट। कैर्नियम, कैर्नियम आपकी स्कल होती है, बहुत थिक होती है, मोटी होती है और आपकी आपके ब्रेन को बचाने का काम करती है। मिड ब्रेन, आगे वाले को फोर ब्रेन कह रहे हैं। एंड देन बीच में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस होता है। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में एक पॉन्स होते हैं, मेडुला होती है और सेरेबेलम होता है। एंड देन स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। हमने क्या पढ़ा कि सेरेब्रम होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइपोथैलेमस, दो इसमें आपकी दो ग्लैंड्स इसमें हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है इसमें। फोर ब्रेन तो आगे वाली साइड को बोलते हैं, पीछे की साइड आप बीच में आपका ऊपर की साइड जो होता है वो होता है सेरेब्रम, बीच में होता है मिड ब्रेन। ठीक है, ये बिल्कुल ब्रेन का मेजरली काम है। काम तो आपको पता चलेगा वॉलंटरी। ये फोर ब्रेन आगे वाला होता है, इसके बाद में बीच वाला मिड ब्रेन एंड आपके हैंड ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। हैंड ब्रेन में सेरेब्रम जो है हैंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला हैंड ब्रेन का पार्ट है, पॉन्स हैंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ये है ये क्या है सर? ये है आपकी, ये है आपकी क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इधर आपकी कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ब्रेन के हम तीन में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कैसे स्ट्रक्चर को समझाते हुए चलते हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। इस तरह का ब्रेन था आपका, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं आगे वाले को फोर ब्रेन, बीच में था आपका मिड ब्रेन एंड देन यहाँ पर आपका हिंड ब्रेन। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। फोर ब्रेन ये वाला, आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी, ये वाला हिंड ब्रेन और ये वाला मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट है सेरेब्रम, ये वाला पार्ट भी सेरेब्रम वाला ऊपर वाला पार्ट। थैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नहीं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का पार्ट है आपका, सी क्यू का लिखा मैंने यहाँ पे, सी क्यू कुछ लिखा होगा, सी क्यू कॉर्पोरा। मिड ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि नाम मुझे ऐसे सारे याद रहता है, पर नाम उतना काम का नहीं है। एंड देन हिंड में पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम, सेरिबेलम। फॉर ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम मोस्ट डेवलप्ड मेमोरी विल पावर थिंकिंग। तो देखो सबसे मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊंगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला आगे वाला जो ब्रेन पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम पार्ट है ये आपको थिंकिंग वगैरह के लिए, मेमोरी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट कराता है। थैलेमस, थैलेमस आपकी फीलिंग पेन और कोल्ड हर हीट को की वाला इन्फॉर्मेशन देता है। और हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है ना, मिड ब्रेन की थोड़ा सा पॉइंट वाली साइड। एक काम क्या है, कंट्रोल हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, लव, है ना, हेट भी। हाइप तो जितने प्यार मोहब्बत की बातें वाली बात जो है वो फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस का होता है। टेम्परेचर आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है ना, हेट किसी से नफरत हो रही तो हाइपोथैलेमस है। सेंटर ऑफ हंगर है, भूख लगना, आपको हाइपोथैलेमस के थ्रू पता चलता है। गर्मी का एहसास थैलम, गर्मी का एहसास थैलेमस के साथ। मिड ब्रेन कंट्रोल ऑन विजन एंड हियरिंग पावर, सुनने की बात करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्रेन, सेरेब्रम, बोन्स, मेडुला। सेरेब्रम तो पीछा रीजन होता है आपको पता है, बोन्स इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। एंड मेडुला रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हेल्प करता है। इतना कुछ ज़्यादा काम मुझे लग नहीं रहा है। अब बात आती है आई की, आई की, आई की।
वैसे आई ऐसा टॉपिक है जो आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन बायो में पढ़ाना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ना आई, इस आई का जो लेंस होता है, पूछता है कौन सा किसका बना हुआ, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में सबसे बीच में आपके देखो कॉर्निया के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, आइरिस, है ना। आइरिस के अंदर पीछे प्रेजेंट होता है लेंस। लेंस के बाद में आपके आती है ये एक फ्लूइड बराबर रहता है, एंड देन फ्लूइड के बाद में जो इमेज बनेगी ना, यहाँ से लाइट आएगी, देखो ऐसे, हम्म, ये लाइट आई, लाइट आई, ये कैक का होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ से आकर यहाँ से टकरा कर यहाँ बन जाएगी। तो आपका कहाँ है रेटिना, कहाँ है रेटिना, रेटिना यहाँ है। वैसे इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में बनती है, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पे होता है। इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, ये जो इमेज बनेगी ना, इस इमेज को कहाँ ले जाएगी, ब्रेन तक, ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये ब्रेन की आई से ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जा रही है, आपके ब्रेन तक ले जा रही है। ब्रेन में कहाँ पे कि कहाँ की बात कर रहा है, ये शायद तक आपके मिड ब्रेन के अंदर की बात कर रहा है ना, जेनिकुलेट न्यूक्लियस, अभी हमने पढ़ा ना। हम्म, बिल्कुल आपके मिड ब्रेन की ही बात कर रहा है। अब आपके दो इसमें ना, देखो ये सब चीज़ें आप साइंस में अच्छे से समझोगे। तो आप तो बस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्निया होती है, कॉर्निया के पीछे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, आइरिस। और इसमें कॉर्पस वेट्रियम नाम का एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड आपके बैक जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो आइज की जो इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। अब रेटिना जो होता है ना, रेटिना, रेटिना में 3 सेल्स होते हैं, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बिल्कुल। अब जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है उसको हम समझते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। रोड और कॉन शेप्स 2 होती हैं। तो अगर आपके कौन सेल्स प्रेजेंट है, अरे यार ब्लैक है यार, तो कौन सेल्स प्रेजेंट हैं, तो आपको रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के लाइट से आपको मतलब एक्सेप्ट होगी। परंतु अगर आपके कौन सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। वही रॉड सेल जो होती है, पर्पलिश रेड प्रोटीन राइडो, इसमें रोडोस्पेंस प्रेजेंट होता है। तो रॉड सेल्स का काम इतना ज़्यादा मेन तो है, लेकिन कोन सेल्स का अगर आपको ब्लाइंडनेस हो रही है ना, कलर ब्लाइंडनेस, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है, कोन सेल्स होती हैं। कैसे याद रखोगे, कौन से सी से कोन्स, सी से कलर ब्लाइंडनेस, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन से सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे आपके फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको बोलता है ब्लाइंड स्पॉट। कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन फोटो पिगमेंट्स। दो और डिसऑर्डर होते हैं, मायोपिया और एक होता है आपका हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया होता क्या है सर, देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि एक लेंस है, ये आइज हो गई, ये लेंस हो गई, एंड देन आपके यहाँ लाइट। अब होता क्या है, जब आपको मायोपिया होता है तो मायोपिया के लिए केस में क्या होता है, लाइट जो आ रही है ना, लाइट लाइट आकर आपके आके मर्ज होकर आपके जो रेटिना में बननी चाहिए, रेटिना मान लीजिए लाइन वैसे बननी तो यहाँ चाहिए लेकिन बन यहाँ रही है, तो पहले ही बन गई, तो आपकी क्या हो रहा है, आपको दूर का नहीं दिखाई देता है, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, और आपको दूर का नहीं दिखाई देता है। तो अब आगे क्या करोगे, आप इसको सही करने के लिए, आगे इसको सही करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक नया तरह का लेंस लगाते हो, और वो नया लेंस होता है आपका, आप सिंथेटिक खुद बनाते हो, उस लेंस को आप लगा रहे हो, तो उस लेंस को क्या बोलते हैं, वो होता है कॉनकेव लेंस। तो इससे क्या होता है, ये जो होता है ना, ये वाला लेंस, ये होता है डाइवर्जिंग नेचर का, डाइवर्जिंग नेचर का। और जो होता है ना, ये होता है आपका, ये फैलाने का काम करता है ना, स्कैटरिंग का, लाइट को फैलाने का काम करता है ना।
तो यहाँ से लाइट थोड़ी सी फैल कर आएगी, तो फैल कर आएगी तो यहाँ पे ये जल्दी से आगे जाकर नहीं बनेगी इमेज, जहाँ बनती वहाँ बनेगी इमेज। तो इसलिए यहाँ पर जो लेंस है, यहाँ पर मायोपिया में कौन सा लेंस काम आता है, कॉनकेव लेंस काम आता है, ठीक है। अब हाई आपका फार साइटेडनेस, हाइपर मायोपिया इसको बोलते हैं। हाइपर मायोपिया में हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। कैसे, देखो सर ये आपकी आईज का ये है, ये आपका ऐसे प्रेजेंट है, तो आई में क्या होगा, यहाँ इमेज बनने की जगह इमेज थोड़ी सी आगे जाके जगह बनती है, आगे जाके बनती है। तो फिर यहाँ पर एक लेंस लगाया जाता है, और लेंस होता है ये होता है डाइवर्जेंस लेंस। तो ये इमेज को पहले ही थोड़ा सा आपकी लाइट जो आ जाए इमेज आई, उसको पहले यहीं बना देगा, यहीं बनवाने की कोशिश करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ लगता है, हाइपर मायोपिया में लगता है, और मायोपिया में कहाँ लगता है, कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं नियर साइडनेस, छोटी इसको बोलते हैं नियर साइडनेस, और दूर है तो फार के लिए तो फिर आपका हाइपर मायोपिया बोलते हैं। एक होती है तीसरी भी होती है, इसका नाम मुझे पी से होता है, वो नाम है मेरा प्रोमायोप्रोबोसिस ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, जिसमें दोनों कंडीशन होती है और वो एजेड आदमी में होती है। अब आते हैं ईयर। ईयर में इम्पॉर्टेंट क्या है सर, अगर आप चाहो तो ईयर को तो इतना ज़्यादा वैसे काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ईयर डाला है क्योंकि पूरी बायो का हम कंप्लीट करने के उत्तर आखिर सर हो रहे हैं। ईयर में होते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से क्या होता है, आप जब साउंड अंदर जाएगी तो साउंड अंदर जाने के बाद यहाँ टकराएगी, टकरा कर क्या होगा आपकी ये इधर से वाइब्रेशन होता है, एंड टकरा कर आपके ईयर ड्रम पे होने के बाद फिर एक आवाज़ आएगी अंदर, एंड देन आपकी ये इधर के थ्रू से कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके ब्रेन में, इधर जाएगी ब्रेन में जाएगी। तो बाहर वाले जो उसको बोलते हैं लॉब्यूल, है ना, और जो उसका ये वाला इतना ना मोटा था इसको बोलते हैं हेलिक्स, है ना। तीन तीन होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर में तो आपके मोस्टली आपके ऐसे नर्व सेल्स वगैरह होती है, जो इसका काम क्या है आपकी सुनना, जो आपने सुना ना उसको कैच कर कर कहाँ ले जाएगी, आपकी ब्रेन तक ले जाने काम करेगी। ईयर में वैसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो पिन्ना सबसे स्मॉलेस्ट आपकी वो होती है, तो बोलते बोन होती है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ काम का है नहीं। ये हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा वैसे इसमें एक काम करते हैं, हार्मोन्स की एक अलग वीडियो बनाते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, हार्मोन्स का हम कल करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे को पीना पड़ेगा पानी वानी, और लगता है पानी पे मुझे टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए आप रेस्ट कर सकते हो। ये आपकी लास्ट वीडियो का सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद आपकी लास्ट वीडियो आएगी। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। बाय।